हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जिसका पार्ट 1 जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आने वाले जो परीक्षा है झारखंड स्नातक तकनीकी भर्ती, उसमें जो छात्र अप्लाई किए हैं सांख्यिकी सहायक और अन्य पद के लिए, और जिन्होंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए फॉर्म को भरा है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर पूरे इकोनॉमिक्स में देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और उसमें सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के ही टॉपिक को शामिल किया गया है। आज इसके पार्ट 1 में हम लोग जो बेसिक्स टॉपिक हैं, इसके जो प्रकृति है और ऑब्जेक्टिव्स है, या फिर जो इसके कंटेंट है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अन्य जो टॉपिक है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो है, आपका फार्म मैनेजमेंट है, इसके अलावा अन्य जो टॉपिक है एक एक करके डिस्कस करेंगे। और इसमें चूंकि ये परीक्षा जो है पहली बार ली जा रही है, तो एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग जो है यहां पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और जो भी छात्र अभी तक जो है क्लासेस के लिए नहीं जुड़े हैं, झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट परीक्षा जिसका एग्जाम जो है जून के एंड में होने वाला है, तो मतलब कि अभी आपके पास भी अच्छे खासे समय है तैयारी करने के लिए। तो जो छात्र अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं, इसमें आपको इकोनॉमिक्स स्पेशल जो बैच आपको मिलेगा, अभी जो स्पेशल ऑफर जो हो रहा है आपका डिस्काउंट वगैरह के बाद जो है मात्र जो है आपका 3000 इसमें आपको टोटल पड़ेगा, जिसमें कि आपको कंप्लीट इसमें आपको तैयारी होगी। इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, और हर एक चीज ऑफलाइन क्लास जैसा मिलेगा आपको। तो जो छात्र नहीं ज्वाइन किए अभी तक, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। एडमिशन लेने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर जो हमारा ऐप है उसके माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें, जो कि हमने इस पर पिछला वीडियो में भी विस्तार से हमने बताया था कि जो स्नातक तकनीकी विशिष्ट जो परीक्षा होगा सांख्यिकी सहायक और अन्य पद के लिए, उसमें टोटल 3 पेपर होंगे। और पेपर 3 में जो ही आपका 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 100 प्रश्न जो है आपका विशिष्ट जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अगर आपका मैथ है तो मैथ से, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स से जो है 100 प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, और बाकी आपका जीएस और जीके से 50 प्रश्न इसमें आते हैं। इसी में आज हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का हमने पिछला वीडियो में विस्तार से सिलेबस हमने चर्चा भी किया था कि इकोनॉमिक्स में लोगों को कौन कौन से टॉपिक और सब्जेक्ट जो पढ़ने हैं। तो इसमें टोटल जो है आपका 4 सेक्शन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा है आपका इंडियन इकोनॉमी, और चौथा जो है आपका वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है। ये 4 सेक्शन इसमें टोटल आपको पढ़ने हैं। जो पैराग्राफ टाइप का जो है सिलेबस यहाँ पर दिया था, जो सिलेबस अभी तक विस्तार से नहीं देखे हैं, जो पिछला वीडियो हमने बनाया है उसमें आप जरूर जाके देखिएगा, वो सारा उसमें बताया हुआ है। आज हम लोग यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है उसको यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। कृषि अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र के जो बेसिक्स चीजें हैं उन सभी को भी इसमें जो है आपका डिस्कस किया जाएगा। वेलकम है आप सभी का। सबसे पहले तो हम लोग कृषि अर्थशास्त्र का मीनिंग समझेंगे, इसका नेचर समझेंगे, प्रकृति वगैरह, और ये अलग एक क्षेत्र के रूप में बनाया गया है, तो उसको भी हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कृषि अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या है, अगर उसके बारे में बात करें तो जिस तरह के अर्थशास्त्र देखिएगा तो जिसमें आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत स्टडी करते हैं, धन का शास्त्र, अर्थशास्त्र का ही एक क्षेत्र है। अर्थशास्त्र के देखिएगा तो विभिन्न क्षेत्र हैं, उसी में एक क्षेत्र जो बनाया गया है वो है कृषि अर्थशास्त्र। कृषि अर्थशास्त्र में हम लोग मुख्य रूप से कृषि संबंधित जो विभिन्न समस्याएं हैं, जो नीतिगत चीजें हैं, सुधार है, भूमि सुधार से लेकर जो फार्म मैनेजमेंट है, इसका प्रबंधन से लेकर इसमें जो मार्केटिंग है, विपणन है, एक बाजार व्यवस्था है, उन सभी चीजों का अध्ययन जो है कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। एक सिंपल डिफिनेशन यहां पर आप देख सकते हैं, जो ब्रॉड, मतलब कृषि अर्थशास्त्र एक सीमित क्षेत्र नहीं है,
ये भी एक विस्तृत क्षेत्र है, ब्रॉड। अगर आप इसमें देखिएगा तो हर वो इसमें शामिल होते हैं। यह कृषि से संबंधित मुख्य आर्थिक समस्याओं, कृषि में जो मुख्य आर्थिक समस्याएं हैं उसका अध्ययन करती है। कृषि अर्थशास्त्र में हम लोग जो है फॉर्म प्रबंधन, उत्पादन फलन, कृषि विपणन, कृषि वित्त जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है उसके बारे में, जो कृषि कीमत है जो एग्रीकल्चर प्राइस है उस सब के बारे में जो है, और उसके नीतियों से संबंधित जो है इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब आते हैं यहां पर कृषि अर्थशास्त्र, जैसा कि हमने बताया कि बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। इसमें कृषि और उससे संबंधित हर एक क्षेत्र को शामिल किया जाता है जो अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक क्षेत्र है वो है। क्योंकि अगर हम देखिएगा तो कृषि ही द्वितीय क्षेत्र का जो है आधार बनता है। किसी देश में अगर द्वितीय क्षेत्र मजबूत हो रहा है तो उसका आधार कृषि ही होता है। परिवहन से लेकर तृतीय क्षेत्र में भी इसका एक इंपॉर्टेंट योगदान होता है। तो किसी भी देश के लिए कृषि जो है सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? खाद्यान्न, अगर मान लीजिए पूरी जनसंख्या जिस आधार पर है पूरे विश्व में या फिर भारत के संदर्भ में बात करें तो सबसे बड़ा योगदान जो है कृषि का वो है खाद्यान्न, खाद्यान्न का योगदान। आगे हम लोग देखेंगे कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो योगदान है उसको, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है खाद्यान्न का, खाद्यान्न उपलब्ध कराना कृषि का ही मुख्य भाग है। अलग अलग यहां पर डिफिनीशन दिया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि सबसे पहला यहां पर देखिएगा तो कृषि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की ही एक शाखा है, इकोनॉमिक्स का ही एक ब्रांच है जो कृषि से संबंधित आर्थिक समस्याओं और नीतियों का अध्ययन करती है। इसके अलावा इसमें हम लोग कृषि उत्पादन, वितरण हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलावा मार्केटिंग है, विपणन है, कृषि संबंधित अन्य जितने भी पहलू हैं, चाहे वो कीमत हो, उत्पादन हो, जो समस्या है, उन सभी चीजों का अध्ययन जो है हम लोग कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। इसके अलावा कृषि अर्थशास्त्र कृषि नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब नीतियां क्यों बनानी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उन सभी लोगों तक खाद्यान्न की उपलब्धता होनी चाहिए। अभी देखिएगा भारत सरकार जो है हर व्यक्ति को सुनिश्चित करती है कि हम खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए राष्ट्रीय जो एक कानून बन चुका है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसके तहत करीब 84 करोड़ से ज्यादा लोगों को उसके दायरे में लाया गया है। और चूंकि ये नीति निर्माण के अंतर्गत ही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को कुछ मिले चाहे ना मिले खाद्यान्न मिलना चाहिए, जिंदा रहना है तो कुछ खाना तो पड़ेगा ही। इसीलिए कृषि जो है अर्थशास्त्र में इन सभी चीजों को नीति निर्माण से लेकर हर एक चीजों को, सब्सिडी हो गया, बाजार विनियमन हो गया, जो मार्केट रेगुलेशंस है, कृषि व्यापार, एग्रीकल्चर ट्रेड हो गया, उन सभी को जो है इसके अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है। क्लियर है सभी को? इसके अलावा जो कृषि अर्थशास्त्र है एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में कृषि से संबंधित आर्थिक समस्याओं को भी समझने और समाधान। अब जो समस्या है आज देखिएगा तो हमारे देश में खासकर आजादी के बाद देखिएगा कृषि की स्थिति जो है सबसे खराब थी। सबसे जो पहला कार्य किया गया भारत सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र को ही बेहतर बनाने पर काम किया गया। यहां तक कि जो समस्याएं किसानों के भी थी उन चीजों को भी ध्यान में रखा गया। आज देखिएगा आजादी के बाद से लेकर अभी तक, अभी भी देखिएगा तो बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं, जो आज भी सबसे हमारे देश की सबसे बड़ी एक समस्या के रूप में है। कुछ हद तक इसको सोल्व भी किया जा चुका है, लेकिन अभी भी देखिएगा बहुत सारे, कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी अधिकतर राज्यों के, भारत के अधिकतर राज्यों के अभी भी देखिएगा तो कृषि एक जीविकोपार्जन का ही साधन है, अभी भी व्यापार का साधन नहीं बना है। कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह, तमिलनाडु वगैरह को छोड़ दिया जाए तो, झारखंड जैसे राज्य में भी देखिएगा तो कृषि अभी जीविकोपार्जन का ही साधन है। तो इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, अब उसका समाधान भी हम लोग कृषि अर्थशास्त्र से ही खोजने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, कृषि नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है। और इन सभी चीजों का अध्ययन जो है हम लोग कृषि अर्थशास्त्र में जो है करते हैं।
इसके अलावा यहां पर देखिएगा तो कृषि अर्थशास्त्र को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसको डिफाइन किया है। एग्जाम में देखिएगा तो ये डिफिनीशन भी पूछा जाता है, इसीलिए हमने स्पेसिफिक कृषि अर्थशास्त्र का जो डिफिनीशन है उसको भी हमने यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको शामिल किया है। ये चीजें तो याद करने वाला है, जब तक याद नहीं रहेगा। तो जैसे कि यहां पर देखिएगा प्रोफेसर ग्रे ने डिफाइन किया, प्रोफेसर जोजियर, प्रोफेसर हिबार्ड, प्रोफेसर हार्वर्ड, इन सभी का 4 डिफिनेशन हमने यहां पर मूल रूप से रखा। एग्जाम में कभी पूछा जाता है। देखिए यहां पर कृषि अर्थशास्त्र को इन्होंने डिफाइन किया जैसे प्रोफेसर ग्रे के अनुसार, कृषि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, वह साइंस है, कृषि जो है कृषि अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में भी डिफाइन किया गया, जो आगे हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे इसके प्रकृति में, जिसमें सामान्य अर्थशास्त्र के सिद्धांतों एवं विधियों को कृषि व्यवसाय की विशिष्ट परिस्थितियों में लागू किया जाता है। उसी चीज को यहां इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसी तरह प्रोफेसर जोजियर ने भी डिफाइन किया है, कृषि अर्थशास्त्र कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो कृषि साधनों के नियमन से संबंध रखता हुआ यह बताता है कि किसान किस प्रकार अपने व्यवसाय से लाभ उठाकर अपने को सुखी बना सकते हैं। किसानों की स्थिति अगर सुधारना है तो कृषि अर्थशास्त्र मजबूत होना चाहिए। किसानों की स्थिति को समझना है तो कृषि अर्थशास्त्र इसमें मदद करता है। किसान को खुशी बनाना है, किसान को बेहतर बनाना है, उनके जो सिर्फ उनको हर चीज उपलब्ध करा देना नहीं, वो परिवार खुशी भी रहे और हमेशा रहे। ऐसा नहीं कि अब साल भर में 4 महीने कृषि उत्पादन होता है, बेचते हैं तो अच्छा उनको मिल जाता है रेट, लेकिन बाकी महीने वो घर में बैठे रहते हैं, तो ऐसे समस्या तो उत्पन्न होगी ही। लेकिन कृषि अर्थशास्त्र इन सभी का निवारण करने में मदद करता है। उसी तरह प्रोफेसर हिबार्ड ने भी, प्रोफेसर हार्वर्ड ने भी डिफाइन किया है, कृषि अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र के नियमों को कृषि कला एवं व्यापार पर लागू करने वाला ही शास्त्र है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में बी डिफाइन एज द एप्लीकेशन ऑफ जनरल इकोनॉमिक्स टू द क्राफ्ट एंड बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर है सारा पॉइंट? तो इसको एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में डिफिनीशन ही पूछा जाता है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग कृषि अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है उसको हम लोग समझते हैं। कृषि अर्थशास्त्र को एक कला और विज्ञान के रूप में भी इसको डिफाइन किया गया है। कृषि अर्थशास्त्र कला भी है और एक विज्ञान भी है। विज्ञान इस आधार पर कि यहां से सुव्यवस्थित ज्ञान, मतलब कि कृषि किस पद्धति से किया जाए कि अच्छा उत्पादन हो, क्योंकि किसान क्या चाहता है, हम जितना मेहनत करें, जो हमने फसल बोया है तो उससे अच्छा उत्पादन हो, एक अच्छा बाजार मिले जहां पर अच्छी कीमतों के आधार पर हमें उसका रेट मिल सके। क्लियर है? इसीलिए इसको सुव्यवस्थित ढंग से जो कृषि अर्थशास्त्र है हर चीजों को व्यक्त करता है, इसीलिए इसको एक विज्ञान के रूप में हर चीज तार्किक तरीके से भी डेवलप करता है, विकसित करता है, इसीलिए इसको एक विज्ञान के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज से संबंधित है, इसीलिए इसको कहा जाता है एक साइंस के रूप में। कृषि अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में। कृषि अर्थशास्त्र विज्ञान की भांति ही जांच, वर्णन, मतलब कि विज्ञान में क्या चीज है, साइंस क्या होता है, फैक्ट बेस्ड होता है, हर चीज का रीजन होता है, कारण होता है, और हर चीज कारण है उसका समाधान है, और उसका समाधान है नई चीजें विकसित होती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, वही चीजें तो कृषि में भी किया जाता है। क्लियर है? कृषि अर्थशास्त्र कला भी रूप में, कला से तात्पर्य क्या है, कला एक आर्ट के रूप में, मतलब कि फसल बोने से लेकर एक निश्चित समय तक, उसके उगने तक, फसल तैयार होने तक, ये एक आर्ट के रूप में। हर कोई कृषि, हर कोई खेती नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो एक आर्ट के रूप में कला से तात्पर्य सुव्यवस्थित क्रिया से, सिस्टमेटिक एक्शन से, सुव्यवस्थित विधि से कार्य का ज्ञान भी कृषि अर्थशास्त्र प्रदान करता है। क्लियर है? तो प्रकृति में पहला पॉइंट क्लियर हो गया। कृषि अर्थशास्त्र एक कला के रूप में भी और एक विज्ञान के रूप में भी इसको जाना जाता है। कृषि अर्थशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है, प्रैक्टिकल साइंस के रूप में इसको जाना जाता है, थ्योरेटिकल नहीं है। साइंस
कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े ही होंगे जनरली, कंपटीशन से लेकर आप अपने 10th ग्रेजुएशन या फिर किसी भी लेवल पर आपने पढ़ाई होगा एक सब्जेक्ट के रूप में। बहुत सारी चीजें हम लोग उसमें पढ़ते हैं थ्योरेटिकल टाइप का, लेकिन जो अगर हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र के रूप में, तो इसको एक व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल साइंस के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। सीधा एप्लीकेशन जो रियल लाइफ में उन चीजों को प्रैक्टिकली लागू किया जाता है, जो कृषि अर्थशास्त्र में उन चीजों को पढ़ते हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त कृषि अर्थशास्त्र विज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही नहीं है, सिर्फ ज्ञान अर्जित कर लिए, जैसे कि आज की डेट में स्किल मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है भी क्या है, डिग्री मिलना, डिग्री मिल गया बस है, क्लियर है। लेकिन यहां पर हम बात करते हैं तो सिर्फ ज्ञान प्राप्ति नहीं होता है, बल्कि यह प्राप्त ज्ञान का अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए किस कृषि में उपयोग करने की विधि प्रदर्शित करता है। हम ज्ञान प्राप्त कर लिए कृषि अर्थशास्त्र में, अब उसको लागू कैसे करना है इन चीजों का भी व्याख्या करता है कृषि अर्थशास्त्र। इसीलिए इसको व्यवहारिक ज्ञान भी, प्रैक्टिकल साइंस भी कहा जाता है कृषि अर्थशास्त्र को, क्लियर है। अब उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है कि एक कृषि अर्थशास्त्र का अध्ययन सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ही प्रकार का है, सिद्धांतिक तरीके से भी और प्रायोगिक तरीके से भी इसका जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें सिद्धांतों का विवेचन होता है और परिणामों का विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में जो है उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि कोई रिजल्ट निकला, आज के डेट में देखिएगा तो अलग अलग स्टेट का भी स्थिति अलग अलग है। जो आज की डेट में कृषि के मामले में बेहतर राज्य हैं, तो देखिएगा जहां पर कृषि निम्न श्रेणी में अभी भी है, तो उन राज्यों को वहां से सीखने को कुछ मिलता है कि हाँ, वो राज्य ने कृषि में किस तरह से सुधार किया, भूमि सुधार कैसे किया, मार्केटिंग व्यवस्था कैसे की। जैसे कि अभी पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में, तो चीजें झारखंड और बिहार में भी व्यवस्थित करने की बात की जाती है, क्योंकि वहां पर जो व्यवहारिक रूप से सैद्धांतिक और जो प्रयोगिक किया गया, उसी चीज बेहतर चीजें, बेहतर रिजल्ट मिला। तो दूसरे राज्य में जो निम्न श्रेणी में है, वहां भी उसको बेहतर बनाया जा सकता है। इसीलिए कृषि अर्थशास्त्र को एक सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों प्रकार से डिफाइन किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र एक सामाजिक अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मनुष्य के व्यवहार और सीमित साधनों से जो उनके विविध उद्देश्य है उसकी प्राप्ति का अध्ययन किया जाता है। संसाधन सीमित है, अर्थशास्त्र में तो इससे आप अनभिज्ञ नहीं होंगे। संसाधन क्या है? सीमित है, लिमिटेशन से हर चीज का। अब सीमित संसाधनों का प्रयोग करके जो हमारी आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता असीमित है, अब उसकी पूर्ति, असीमित आवश्यकता तो कोई भी पूर्ति नहीं कर सकता है, लेकिन जो हमें आवश्यकता है उसको तो पूर्ति करना ही पड़ेगा ना। उन चीजों का अध्ययन भी हमें सिखाता है कृषि अर्थशास्त्र। कृषि अर्थशास्त्र एक समष्टि मूलक अध्ययन है, मतलब इसके अंतर्गत विभिन्न जोतों के समूह का एक साथ अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? तो ये टोटल 5 पॉइंट हमने यहां पर डिस्कस किया, जो कि कृषि अर्थशास्त्र की प्रकृति को डिफाइन कर रहा है, उसको समझने में हेल्प कर रहा है, नेचर को समझने में हेल्प कर रहा है। इस 5 पॉइंट में अगर कोई डाउट है कि नहीं हो, तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक यहां पर एनालिसिस किया गया है, जैसे कि ये हमने बहुत सारे पॉइंट हम आपको बता दिए हैं। ये एनालिसिस इस आधार पर ये पेज दिया हुआ है ना कि आप इसको समझिए कि जैसे कि कृषि अर्थशास्त्र जो है किन चीजों को विस्तृत जानकारी देता है, तो उसको यहां पर आप एक समझने के लिए कुछ पॉइंट यहां पर दिया हुआ है। जैसे पहला, दूसरा, जैसे कि अर्थशास्त्र की विभिन्न शाखाएं हैं, उसमें हम लोग कृषि से संबंधित बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। फार्म प्रबंधन, कृषि जो प्रबंधन है, फार्म मैनेजमेंट एक इंपोर्टेंट अंग है कृषि अर्थशास्त्र का, जिसमें कि हम लोग जो है आगे हम लोग एक चैप्टर के रूप में, ये ध्यान रखिएगा एक आपका चैप्टर ही है, तो आगे हम लोग अगले क्लास में इसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन हाँ, तो फार्म प्रबंधन से संबंधित, उत्पादन और प्रबंधन से संबंधित निर्णायक समस्याओं का विवेचन किया जाता है।
बाजार, बाजार हमें कृषि से संबंधित अगर बाजार, मंडी जहां पर कृषि उत्पादों को बेचा जा सकता है, अगर वो नहीं रहेगा, कल्पना कीजिए अभी भी देखिएगा तो हमारे देश में, हमारे राज्य में इस तरह की समस्याएं बहुत बड़ी है। बाजार उपलब्ध न होना, अगर है भी तो बहुत दूर है, वहां तक ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस भी बहुत ज्यादा लग जाता है। अब मान लीजिए अभी जैसे देखिएगा टमाटर, अभी आपको कुछ दिन पहले आपका न्यूज़पेपर में, अभी भी न्यूज़पेपर में कहीं कहीं देखने को मिलता होगा कि किसान सभी छोड़ दिए अपने जो उत्पाद थे, गोभी वगैरह, फूल गोभी वगैरह जो था, टमाटर वगैरह, क्योंकि 1 रुपए 2 रुपए पीस बिक रहे हैं, जबकि उससे ज्यादा लागत अगर मार्केट में अगर देखिएगा तो जो रेट हमें बिक रहा था उससे ज्यादा लागत में उनका खर्चा हुआ था, तो छोड़ देते हैं ऐसे। और मान लीजिए अपने खेत से मंडी तक पहुंचाने का खर्चा भी उनका नहीं निकलेगा, तो बहुत सारे किसान जो क्या कर रहे थे, खेत में ही उन उत्पादों को छोड़ दे रहे थे, उनका खर्चा तो जितना भी प्रोडक्शन करने में लगा वो भी नहीं निकल रहा था, अब मंडी तक पहुंचाने का भी जो खर्चा है वो भी नहीं निकल रहा है, तो किसान क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, रोड पर फेंक देते हैं। अगर मंडी में ले भी गए लेकिन सही से दाम रेट नहीं मिलता है, क्लियर है, तो ऐसी स्थिति बनती है। तो बाजार भी एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कृषि बाजार है उसको समझने के लिए एक कृषि अर्थशास्त्र जो है हेल्प करता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर जो अगला टॉपिक में जो हम लोग ये देखेंगे कि जो कृषि अर्थशास्त्र करता है विभिन्न क्रियाओं, एक्टिविटीज को पूरा करने में मदद करता है। अतः हम यहां कह सकते हैं कि कृषि अर्थशास्त्र में कृषि की निम्नलिखित क्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। अब कौन कौन सी क्रियाएं जिसका हम लोग अध्ययन कर सकते हैं कृषि अर्थशास्त्र में, तो उत्पादन के बारे में, खाद्यान्न उपलब्ध जो इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है उसके बारे में, फसल उत्पादन, पशुपालन, मतलब कि कृषि और उससे संबंधित जितने भी क्षेत्रक हैं उनकी जो नियोजन है, अधिकतम उत्पादन है कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये कृषि अर्थशास्त्री हमें बताता है। अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए कैसे हम लोग अपनी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकते हैं और आने वाले दिनों में कंटिन्यूअस बेसिस पर उसकी पूर्ति की जा सकती है, ये हमें कृषि अर्थशास्त्री जो है बताता है। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर फल उत्पादन तथा विभिन्न उद्यमों में आपसी संबंध का अध्ययन करने, उद्यमियों के सही चुनाव करने द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके, इन सब का अध्ययन करने में मदद करता है। उत्पादन के सीमित साधनों का विभिन्न उद्यमों में अधिकतम लाभ की प्राप्ति के अनुकूलतम उपयोग, इष्टतम भी उपयोग, उत्पादन साधनों का प्रतिस्थापन और विभिन्न साधनों का उचित मात्रा में संयोजन भी हमें कृषि अर्थशास्त्र जो है सिखाता है। क्लियर है। इसके अलावा उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के बीच क्रय विक्रय के लिए उचित संबंध बनाए रखना, विभिन्न उत्पादन साधनों एवं उत्पादित वस्तुओं की लागत एवं आय के संबंध पर विचार करना, जैसे चीजें जो हैं कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है। अब यहां पर इसको हमने पॉइंट वाइज अब यहां पर बता दिया है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण जो विभाग हैं जो कि कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। उत्पादन अर्थशास्त्र, प्रोडक्शन, फार्म प्रबंधन जो फार्म मैनेजमेंट है उसको शामिल किया जाता है कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। भूमि अर्थशास्त्र जो लैंड, जैसे कि इसमें हम लोग, क्योंकि लैंड की सबसे बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि अगर कृषि उत्पाद कहां पर होते हैं, भूमि पर ही। इसके बारे में अब भूमि सुधार जैसी चीजें, आज से आप कई एक साल पहले भी जो स्थिति थी भूमि की, आज भी देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो दूसरे के, इसका मालिकाना हक भूमि का किसी और के पास है, सिर्फ वो खेती करते हैं मजदूरी के रूप में। आजादी के बाद देखिएगा तो बहुत सारे ऐसी समस्याओं को सुधार किया गया और मालिकाना हक उनको दिया गया जो उस भूमि पर लंबे समय से या फिर उनके पीढ़ी जो है लंबे समय से खेती कर रही थी। लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्यों में खराब स्थिति है, तो उसके बारे में हम लोग कृषि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। श्रम, लेबर के बारे में, श्रमिक समस्याएं, मजदूरी, श्रमिकों में व्याप्त बेरोजगारी के बारे में। हमारे देश में कृषि में सबसे बेरोजगारी की स्थिति बनती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो छिपी हुई बेरोजगारी कहां देखने को मिलती है, कृषि में। मौसमी बेरोजगारी कृषि में, खुली ही बेरोजगारी कृषि में भी देखने को मिलती है। तो बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार जो है हम लोग को देखने को मिलती है, तो इस सब के बारे में हम लोग कृषि अर्थशास्त्र में
एग्रीकल्चर फाइनेंस जो इसी विभाग में कृषि अर्थशास्त्र में ही आता है। कृषि विपणन मार्केटिंग, अब जो उत्पादन हो चुका है उसका विपणन लोग जानेंगे तभी ना खरीदेंगे सही रेट के आधार पर, क्योंकि मान लीजिए खरीदार 2 हैं, खरीदार अगर 10 रहेंगे तो सही रेट मिलेगा, 10 से ज्यादा रहेंगे 20 रहेंगे, क्योंकि वहां पर कंपटीशन हो जाएगा। अब 20 लोग कैसे जानेंगे कि हमारे पास ये फसल है, तो मार्केटिंग होना चाहिए, उसका लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर एक ही खरीदार रहेगा, 2 ही खरीदार रहेगा तो सही रेट नहीं मिल पाएगा, मजबूरी में किसान को अपना औने पौने दामों पर किसान बेचना पड़ता है। लेकिन अगर उसका सही से मार्केटिंग हो, लोग उसके बारे में जानेंगे, तो अच्छे रेट पर और सही समय पर उनका उत्पाद बिकेगा और सही समय पर पैसे भी किसान को प्राप्त हो जाएंगे और अच्छा रेट भी मिलेगा। तो ये सब चीजें हम लोग कृषि अर्थशास्त्र में कृषि विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावा कृषि समृद्धि ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में, प्लानिंग के बारे में जो है कृषि अर्थशास्त्र के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, ये सब जो है इन्हीं विभाग, मतलब कि ये सब विभाग जो है कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सब आपके चैप्टर्स भी हैं सिलेबस में, अगर देखिएगा तो सारे ये सब पढ़ने ही है। उत्पादन हो गया, फार्म मैनेजमेंट, भूमि, श्रम, कृषि वित्त, विपणन, समृद्धि विकास योजना, ये सब चैप्टर जो है आप लोग को आगे पढ़ना है डिटेल में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कृषि अर्थशास्त्र की जो लिमिटेशंस हैं। इतने सारे विस्तृत चीजों होने के बावजूद भी कृषि अर्थशास्त्र की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब बोलिए सर कि कृषि अर्थशास्त्र में तो हर चीज का अध्ययन कर रहे हैं, किसान की समस्याओं, आर्थिक समस्या से लेकर आर्थिक विकास से लेकर उनको समृद्ध खुशी कैसे बनाया जा सकता है, खुशी की किस तरह से वो किसान को, हर चीज का अध्ययन करते हैं। तो फिर आखिर समस्याएं क्या है? समस्याएं ये है कि अर्थशास्त्र का मतलब ही है धन का शास्त्र। समाज में वैसी गतिविधियां जिसमें कि आर्थिक चीजों का लेन देन हो, धन का लेन देन हो, पैसे का लेन देन हो, पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, वही चीज हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। गैर आर्थिक क्रियाओं को अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ते हैं। वही सबसे बड़ी समस्या है कृषि अर्थशास्त्र की। कृषि अर्थशास्त्र में भी हम लोग सिर्फ उन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं जो मौद्रिक वैल्यू हो, मौद्रिक चीजों का ही। अब मौद्रिक चीजों का तो अध्ययन नहीं करते हैं कृषि अर्थशास्त्र में। अब किसान इतने सारे आत्महत्या कर रहे हैं, कृषि अर्थशास्त्र जब पढ़ेंगे तो एक आध पॉइंट मिल जाएगा कि कहीं हाँ किसान बहुत सारे आत्महत्या कर रहे हैं। पारिवारिक समस्याओं के बारे में कभी हम लोग कृषि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। कारण यही है, किसान सही से उत्पादन नहीं हुआ, पारिवारिक समस्याएं बनेगी। क्लियर है? तो उन चीजों का अध्ययन जो है हम लोग कृषि अर्थशास्त्र में नहीं करते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है। वही यहां पर 3 पॉइंट के माध्यम से कृषि अर्थशास्त्र की समस्याओं को भी यहां पर बताया गया है। कृषकों की अन्य समस्याएं जो धन से संबंधित नहीं होती है, क्योंकि कृषि अर्थशास्त्र जहां पर धन का अर्थशास्त्र है, धन का शास्त्र है, वही हम लोग अध्ययन करते हैं। अब जो धन का लेन देन, मौद्रिक चीजें नहीं रहेगी तो उसका अध्ययन हम लोग कृषि अर्थशास्त्र में नहीं करेंगे। वो सबसे बड़ी समस्या है। पहला, कृषि अर्थशास्त्र कृषक समाज और कृषक समूह की कृषिगत समस्याओं को ही विवेचना की जाती है, उनको ही समझा जाता है। इसमें कृषकों की व्यक्तिगत समस्याएं, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उन चीजों को समावेश नहीं होता है। तीसरा, यहां पर कृषि अर्थशास्त्र का मापदंड मुद्रा है। सिर्फ और सिर्फ मुद्रा में ही जो चीजों को व्यक्त किया जा सके वही अर्थशास्त्र में, कृषि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। क्रियाओं के करने से प्राप्त परिमाणों को मुद्रा के रूप में ही प्रकट किया जाता है और मौद्रिक घटनाएं शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर है यहां तक सभी को? तो ये 3 समस्याओं के बारे में यहां पर बताया हुआ है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि क्या अर्थशास्त्र हर चीज को डील कर सकता है? बिल्कुल नहीं।
सिर्फ मुद्रा के आधार पर ही हर चीज को समझा जा सके वो सही नहीं है, और मुद्रा ही एक सिर्फ मापदंड रखा जाए जिसके आधार पर हर चीज को समझा जा सके वो भी सही नहीं है। अन्य बहुत सारे पहलू होते हैं, अमौद्रिक चीजें होती हैं, गैर आर्थिक क्रियाएं होती है जिसमें कि बहुत सारे समस्याएं होती है। अब कृषि में कौन वर्ग काम कर रहा है, पुरुष वर्ग या महिला वर्ग, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कभी कृषि अर्थशास्त्र में? नहीं, क्योंकि ये अमौद्रिक गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। महिलाओं का योगदान, पुरुषों का योगदान, इन चीजों को आखिर किस रूप में ये काम कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में, उस चीज का भी अध्ययन नहीं किया जाता है। तो ये सब चीजें, समस्याएं उत्पन्न होती है। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। कृषि अर्थशास्त्र तो हमारे लिए अब तक समझ चुके होंगे बहुत बड़ी एक भाग है अर्थशास्त्र का ही, और किसी भी देश के लिए भी महत्वपूर्ण भाग है कृषि। तो अब हम लोग यहां पर ये जानेंगे कि आखिर आर्थिक विकास, किसी भी देश के आर्थिक विकास में कृषि की क्या भूमिका है। प्रश्न बन सकता है, बहुत सारे छात्र यहां पर पूछते हैं यहां पर किस तरह के अभी तक जो टॉपिक पढ़े उसमें किस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं। आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आप कुछ खुद सोच सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न यहां पर बन सकते हैं, जो डिफिनेशन पूछा जा सकता है, मीनिंग पूछा जा सकता है। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर पूछा जा सकता है कि प्रश्न स्टेटिम टाइप का, कृषि की आर्थिक विकास में क्या भूमिका है, निम्न से पॉइंट बताइए कौन सा सही है या गलत है, कुछ भी आ सकता है। अब वही हम लोग एक एक पॉइंट को और डिस्कस करेंगे कि आर्थिक विकास में कृषि, एग्रीकल्चर का क्या भूमिका है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। इसका विस्तार से पढ़ने से पहले आर्थिक योगदान, मतलब कि आर्थिक विकास में कृषि अर्थशास्त्र की बहुत सारी अपनी भूमिका है, जिसमें कि विभिन्न योगदान को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक अर्थशास्त्र हैं कुजनेट्स, उनके द्वारा 4 पॉइंट बताए गए हैं जिसके माध्यम से आप सिंपली जो है समझ सकते हैं कि आर्थिक विकास की क्या भूमिका, मतलब आर्थिक विकास में कृषि की क्या भूमिका है। कुजनेट्स के द्वारा ये बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट, गैर कृषि क्षेत्र के विस्तार एवं विकास में सहायक होता है कृषि। अगर हम बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्रक जो है आपका विनिर्माण और उद्योग, उसका बेस आधार कहां से बनता है? कृषि से। जो कच्चे माल हमें मिलते हैं उसी चीज का रिप्रोसेसिंग करके एक नया फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो अगर कच्चे माल ही नहीं रहेंगे तो नया प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो कृषि आधार तय करता है। एक कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र है वही आधार बनाता है, जिससे कि अगले जो गैर कृषि क्षेत्र हैं उनको मदद करता है। सहायक जो है कृषि क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्र का खाद्य तथा कच्चा माल उपलब्ध कराता है, इसे उत्पाद योगदान कहते हैं। तो आर्थिक विकास में कृषि का उत्पाद योगदान, कच्चे माल उपलब्ध कराना और खाद्य उपलब्ध कराना, ये सबसे बड़ा कार्य है। दूसरा, गैर कृषि क्षेत्र के बाजार के रूप में भी एक भूमिका है। बाजार के रूप में भी एक भूमिका है, आर्थिक विकास में मदद करता है कृषि। कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र की पूंजी एवं उपभोग वस्तुओं के एक बड़े मार्गकर्ता का काम करती है, इसको बाजार योगदान कहते हैं। बिल्कुल वो मार्केट में आप उन चीजों को आप देख भी सकते हैं। अगला जो है आपका आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कृषि क्षेत्र गैर कृषि क्षेत्र को पूंजी और श्रम दोनों उपलब्ध कराने का काम करता है। पूंजी भी, कैपिटल जो पैसे हैं उसको भी उपलब्ध कराने का, और श्रम लेबर भी उपलब्ध कराने में मदद करता है, जिसको साधन योगदान कहते हैं। इसके अलावा विदेशी व्यापार में योगदान के माध्यम से कृषि क्षेत्र बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमाता है। खासकर जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश में कृषि देखिएगा तो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है। आप निम्न आय वाले देश में
निम्न या फिर अल्प विकसित देश में कृषि का योगदान कम है। विकसित देशों में भी आज देखिएगा अमेरिका या फिर जो भी विकसित डेवलप्ड कंट्री है, कृषि का योगदान 1 से 2% है मात्र। विकासशील देशों में सबसे बड़ा योगदान कृषि का है। भारत जैसे देश, भारत एक विकासशील देश है, भारत में कृषि का योगदान अभी भी देखिएगा तो हमारे देश में अच्छा खासा है, 17 से 19% के लगभग है। क्या होता है कि हम यहां पर जो भी उत्पादन करते हैं अपनी आवश्यकता को पूर्ति भी करते हैं और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं उन सारे देशों को जिनको अनाज की उपलब्धता है। आप यूए को देख लीजिए, जो अरब खाड़ी के देश हैं, गेहूं से लेकर बहुत सारे हम लोग अनाज उपलब्ध कराते हैं। तो विकासशील देश जो है एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे कि फॉरेन करेंसी जो है जनरेट होती है। विदेशी मुद्रा का संचयन करने में कृषि जो है मदद करता है उन सारे देशों को जो विकासशील प्रक्रिया में है। क्लियर है? वही चौथा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो कृषि जो है विदेशी मुद्रा का संचयन करने में, उनको स्टॉक करने में, भंडारण करने में मदद करता है कृषि। क्योंकि यहां पर ये जो भी विकासशील देश होते हैं अधिक से अधिक कृषि उत्पाद बनाते हैं और दूसरे देशों में बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और विदेशी मुद्रा का कमाते हैं, जिसको हम लोग यहां पर विदेशी विनिमय योगदान कहते हैं। तो 4 कोऑर्डिनेट्स ने बताए हैं कि आर्थिक विकास में कृषि का योगदान 4 पैमाने पर है। पहला उत्पाद योगदान के रूप में, दूसरा बाजार योगदान के रूप में, तीसरा साधन योगदान पूंजी और श्रम, और चौथा जो है वो है विदेशी विनिमय योगदान। इसको एक बार देख लीजिए और इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है हमने हाईलाइट भी किया है उसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कोऑर्डिनेट्स के द्वारा जो है 4 कौन से योगदान बताए गए हैं आर्थिक विकास में, कृषि का जो आर्थिक विकास में योगदान है, तो ये 4 ध्यान रखिएगा। विकासशील के साथ जो अल्प विकसित देश हैं वहां पर भी इन चीजों को देखने को मिलता है। अब इन्हीं को हम लोग विस्तृत में अब अध्ययन करेंगे एक एक करके। आर्थिक विकास में जो कृषि की भूमिका है इसमें कि हम लोग पहला उत्पादन योगदान, जो प्रोडक्शन जो होता है उससे के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। दूसरा जो है साधन, वही आपका श्रम और पूंजी, साधन जो है आपका पूंजी योगदान और श्रम योगदान। और जो तीसरा है आपका विदेशी विनिमय योगदान। जो बाजार वगैरह के बारे में भी हम लोग इसी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, बाजार जो योगदान है आपका। क्लियर है? तो उत्पादन योगदान जिसमें कि खाद्यान्न योगदान, कच्चा माल योगदान, खाद्य आपूर्ति या मुद्रा स्फीति का योगदान, कृषि और अन्य उद्योगों में उत्पादन जुड़ा, मतलब कृषि जो है अन्य उद्योगों से जुड़ा हुआ है, अन्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। फिर साधन योगदान के रूप में पूंजी योगदान, श्रम योगदान और विदेशी विनिमय योगदान, जो कि हम लोग विस्तृत में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो कृषि क्षेत्र केवल उत्पाद में वृद्धि और आर्थिक समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं निभाते, बल्कि इतना के अलावा भी बहुत सारे कार्य साथ साथ कृषि और तथा उसके परिवार के कल्याण में भी योगदान देती है। क्लियर है यहां तक सभी को पॉइंट? इसमें किसी को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग जो उत्पाद योगदान है उसके बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक विकास में जो कृषि का योगदान है उसमें सबसे पहला हम लोग उत्पादन या उत्पाद योगदान, प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं, जिसके बारे में कुडनेस के द्वारा जो है
विस्तृत में चर्चा किया गया है, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, इन्होंने इसमें विस्तार से बताया है कि समय के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान घटना एवं गैर कृषि क्षेत्र के योगदान का बढ़ना आर्थिक विकास का सूचक होता है। ये चीजें आप भारत के भी ऊपर लागू करके आप देख सकते हैं, हम जो और या फिर जो दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर भी देख सकते हैं। प्रारंभ में देखिएगा तो कृषि क्षेत्र का योगदान वहां पर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये जैसे जैसे कोई भी देश विकसित श्रेणी में चला जाता है, विकसित श्रेणी की ओर बढ़ने लगता है, तो उसमें देखिएगा कृषि क्षेत्र का योगदान कम होते जाता है और गैर कृषि कार्यों का योगदान बढ़ते जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर कृषि का महत्व कम हो गया है, कम नहीं हुआ है, बल्कि कृषि जो है अन्य योगदानों को प्रोत्साहित कर रही है, वो बढ़ रही है। भारत देखिए, भारत आजाद जब हुआ था ना तो कृषि क्षेत्र का योगदान देखिएगा 50% था, आज ये घटकर 17 से 19% हो चुका है। अब बोलिएगा सर कि उस समय कृषि क्षेत्र का योगदान जो था ज्यादा था तो मतलब उसका ज्यादा महत्व था ना, आज के डेट में अगर कम हो गया तो कम इसका महत्व? बिल्कुल नहीं, बल्कि उस समय के मुकाबले हमारे देश में तो उस समय खाद्यान्न भी उपलब्ध नहीं होता था, हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, खाद्यान्न वहां से मंगाते थे तब जाकर लोग यहाँ पर पेट अपना भरते थे। लेकिन आज खाद्यान्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर है, यहां तक कि दूसरे देशों को भी खाद्यान्न हम उपलब्ध करा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये किस चीज का सूचक है? तो यही विकास का सूचक है, क्योंकि कृषि तो हमारा योगदान भले ही इसका घट रहा है, लेकिन अन्य जो उद्योग है, अन्य जो क्षेत्रक है, उनको आगे बढ़ाने में, प्रोत्साहित करने में मदद कर रहा है। उसी चीज को कोऑर्डिनेट्स, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, उनके द्वारा ये चीज को बताया गया है। जीडीपी में योगदान घट रहा है, लेकिन गैर आर्थिक जो क्रियाएं हैं उनका जो योगदान जो है जीडीपी में बढ़ रहा है। जैसे कि हमारे देश में भी देखिएगा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस क्षेत्र का है? वो है आपका तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का, उसके बाद जो है द्वितीय क्षेत्र, और सबसे कम जो है कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र का। परंतु उन्हीं के अनुसार यह भी एक सत्य बताया गया है कि किसी भी देश का तीव्र औद्योगिकरण समानांतर कृषि विकास के बिना संभव ही नहीं है। अगर आप औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं तो कच्चे माल चाहिए, कच्चे माल कहां से मिलेगा? कृषि से ही ना मिलेगा। तो कृषि अगर बेहतर नहीं है उस देश में तो तीव्र औद्योगिकरण उस देश का हो ही नहीं सकता है। विश्व में जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से, आप देखिएगा तो उस समय कृषि की स्थिति भी, कच्चे माल उनको होने चाहिए, और कच्चे माल बहुत दुनिया के अधिकतर देशों से जो जहां पर उनका औपनिवेशिक था, भारत जैसे देशों से वो कच्चे माल उपलब्ध कराते थे अपने यहाँ। इसीलिए आपका और तीव्र औद्योगिकरण और बेहतर औद्योगिकरण करना है तो कृषि को बेहतर बनाना ही होगा, और कृषि पर वो निर्भर करेगा। क्लियर है? इसके अलावा मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में कृषि द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों तथा अन्य फसलों का विशेष स्थान होता है। भारत में जनसंख्या देखिएगा पिछले कई वर्षों से जो है तेजी से बढ़ा है। आज भारत जो है, अभी तो जनगणना नहीं हुई है लेटेस्ट, लेकिन जो सरकारी आंकड़े या फिर जो अन्य डाटा के माध्यम से जो भारत का पॉपुलेशन जो है करीब 142 करोड़ हो चुका है। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है। अब जिस तेजी से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, क्या अब जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको खाद्यान्न चाहिए, तो क्या उसी तेजी से हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ रही है? जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, क्या जो खाद्यान्न का जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्या उसी तेजी से हो रही है? हमारे देश में जनसंख्या जो है 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से बढ़ रहा है जनसंख्या। जबकि हमारे देश में देखिएगा तो खाद्यान्न जो उपलब्ध हो रहा है 2 से 4 हो रहा है, 2 के मल्टीपल में 6, 8, जबकि ये डबल होते जा रहा है जनसंख्या। तो ये भी एक समस्या है उस देश के, विश्व के लिए एक समस्या है। अब इसको कृषि अर्थशास्त्र इन चीजों से, मतलब इस समस्या इतनी बड़ी बन रही है, उस चीज को निवारण करने में मदद करता है। वही चीज को यहां पर भी कहा गया है। भारत में जनसंख्या पिछले कई वर्षों से असाधारण के कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खाद्यान्नों की मांग केवल जनसंख्या की वृद्धि पर ही निर्भर नहीं रहती। अब हमें लगता है कि खाद्यान्न, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो खाद्यान्नों की मांग बढ़ेगी। ये तो बिल्कुल सही है कि अगर जनसंख्या किसी देश में या फिर किसी भी जगह पर, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ रही है
खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी, लेकिन यह भी सत्य है कि अगर जनसंख्या के अलावा भी अन्य बहुत सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से खाद्यान्नों की मांग बढ़ सकती है। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर कि क्या जनसंख्या के अलावा भी कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से खाद्यान्नों की मांग बढ़ सकती है? बिल्कुल, इनकम, आय। आय एक बहुत बड़ा फैक्टर है मानव सभ्यता के लिए, मानव समाज में। जिसकी आय बढ़ेगी, जितनी ज्यादा रहेगी, उसकी डिमांड भी उतना ही ज्यादा रहेगी। सीधा सा लॉजिक है जो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन चीजों को पढ़ते भी हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम एग्जांपल लेते हैं, अब मान लीजिए इनकम उसका पहले के मुकाबले जो है आपका अब उसका बढ़ता है, तो सीधा रिलेशनशिप है, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। आप बोलिएगा सर जितना हमको खाना है तो उतना ही नहीं खाएंगे हम, खाद्यान्न की उपलब्धता मतलब कि मांग कैसे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ेगा। जो चीजें हम लोग पहले नहीं खरीद रहे थे, अगर पैसा है तो हम उन चीजों को खरीदेंगे। मान लीजिए एक परिवार है, मान लीजिए एक हम वेजिटेबल का ही एग्जांपल लेते हैं। वेजिटेबल मान लीजिए जो अपने आसपास वो उगाता था वही खाता था, लेकिन उसका इनकम बढ़ता है तो मार्केट से जाकर वेजिटेबल और उन वस्तुओं को खाएगा जरूर, उसका डिमांड बढ़ेगा जो आज तक वो खरीदा नहीं है। फल, सब्जियां या फिर जो भी चीजें खाद्य वस्तुएं हैं उसकी डिमांड वो करेगा ही। क्लियर है? तो जनसंख्या के अलावा भी अन्य बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से खाद्यान्न की मांग जो है मार्केट में बढ़ती है। वही चीज को यहां पर बताया गया है। वही चीज है कि वरन प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि पर भी निर्भर होती है। मतलब खाद्यान्न की वो मांग बढ़ेगी अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, परंतु विकास के परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई आय खाद्यान्नों तथा कपड़ों की मांग को प्रभावित करती है। बिल्कुल प्रभावित करेगी। आय बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, चाहे वो कपड़े हो, खाद्यान्न हो या फिर अन्य जो मूलभूत आवश्यकताएं उनकी डिमांड बढ़ेगी। हाँ, जरूरत की चीजें जो नेसेसिटी गुड्स होती है उसकी डिमांड नहीं बढ़ती है। मान लीजिए जो नमक है, नमक की डिमांड तो नहीं बढ़ेगी, दवा की डिमांड तो नहीं बढ़ेगी, ये नेसेसिटी गुड्स में आते हैं जो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते भी हैं। लेकिन अन्य वस्तुएं, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे वो कपड़े हो, उनकी डिमांड तो बढ़ेगी और जो अन्य बहुत सारे फैक्ट को प्रभावित करेंगे। अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि जनसंख्या की वृद्धि को दर को पी, अगर एक यहां पर समीकरण बनता है, इक्वेशन क्या है कि अगर हम मान लीजिए पॉपुलेशन को पी मानते हैं, डिमांड जो है पॉपुलेशन मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, पॉपुलेशन अगर घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। लेकिन यहां पर तो हमने ये भी बताया आपको कि और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ और घट सकता है। वो क्या है? इनकम। तो अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए एक नया समीकरण बनाया और बताया कि डिमांड पॉपुलेशन के अलावा भी अन्य फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है। तो P प्लस, पॉपुलेशन को, जनसंख्या को P से रिप्रेजेंट किया गया है। अन्य फैक्टर क्या हो सकते हैं? तो P प्लस और भी फैक्टर हो सकते हैं जो कि यहां पर बताया गया है कि अगर प्रति व्यक्ति औसत आय G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कृषि उपज के लिए आय की मांग की जो लोच है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है मान लीजिए N है, तो हम समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं P प्लस N इंटू G। ये एक नया समीकरण बन रहा है जो आगे आप यहां पर देख सकते हैं। डिमांड पॉपुलेशन के अलावा जो इनकम फैक्टर है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो डिमांड इज इक्वल टू पॉपुलेशन प्लस प्रति व्यक्ति औसत आय जो G पर से रिप्रेजेंट कर रही है, और N क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो N से रिप्रेजेंट किए हैं, तो इस पर भी निर्भर करेगा। अगर इनकम बढ़ेगा तो बिल्कुल डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो एक इक्वेशन को आप यहां पर लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा इस इक्वेशन को। अब
अब चलिए आगे लोग बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्पाद योगदान, प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन, जो कि हम लोग यहां पर फैक्ट बताएं, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन में ही अन्य योगदान है, जैसे कि आपका खाद्यान्न योगदान, खाद्य आपूर्ति या मुद्रास्फीति। खाद्यान्न योगदान में जो विकासशील देशों में जहां औद्योगिकरण के लिए पूंजी का आयात करना पड़ता है, आज देखिएगा तो हम दूसरे देश को कहते हैं कि आप हमारे यहां आइए, अपने अपने विभिन्न कंपनियों को हमारे देश में लाइए और उत्पादन कीजिए। आज देखिएगा तो टेस्ला, देखिएगा कुछ दिनों में भारत में भी उसका आने वाला है, उसकी नई नई टेक्नोलॉजी, विभिन्न बहुत सारी जो बड़े बड़े कंपनियां जो विभिन्न देशों में, हमारे देश में ऐसा नहीं कि हमारे देश में कमी है कंपनियों की, लेकिन फिर भी बुलाते हैं। क्यों? रोजगार सृजन होगा, पूंजी निर्माण होगा, वो आएंगे, हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया पैसा लगाएंगे, पूंजी आएगा। आयात कर रहे हैं हम लोग, विकासशील देशों को बहुत ज्यादा निर्भर करना पड़ता है। तब उन देश जो आएंगे हमारे यहाँ कंपनियां, तो उनको हम लोग को रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना पड़ेगा, तो खाद्यान्न वगैरह सारा चीज उपलब्ध कराना पड़ेगा, कच्चे माल उपलब्ध कराना पड़ेगा उनको, क्योंकि हमारे पास वो है। वो देश भी हमारे वो सारे कंपनियां भी हमारे देश में इसलिए आना चाहते हैं, लेबर सस्ता मिल जाएगा, कच्चे माल सस्ता मिल जाएगा, पानी बिजली सस्ते मिल जाएंगे, इसीलिए वो देश हमारे देश में आना चाहते हैं। उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम लगेगा, इसीलिए देश हमारे देश में आना चाहते हैं। बड़ा मार्केट मिल जाएगा, बिग बाजार मिल जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, मतलब जनसंख्या के मामले में एक बिग मार्केट भी मिल जाएगा, इसलिए हमारे देश में आना चाहते हैं। क्लियर है? तो ये कंट्रीब्यूशन, तो आर्थिक विकास में खाद्यान्न उपलब्ध कराने में, ये सब कृषि से संबंधित नहीं है, लेकिन खाद्यान्न उपलब्ध करा दे रहे हैं, इसीलिए हमारे देश में औद्योगिकरण हो रहा है, पूंजी निर्माण हो रहा है। क्लियर है? तो विकासशील देशों में जहां औद्योगिकरण के लिए पूंजी का आयात करना पड़ता है, खाद्य पदार्थ भी आयात करना एक बड़ी आर्थिक समस्या का सबब बन सकता है, क्योंकि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को खाद्यान्न आयातों पर खर्च करने का औद्योगिकरण पर काफी ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है, निगेटिव बोल सकते हैं, इंपैक्ट पड़ता है। यदि खाद्य उत्पादन अगर खुद किया जाए, इसकी अवसर लागत काफी कम होगी, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा वो बहुत ही लेस होता है अगर प्रोडक्शन हम खुद कर रहे हैं खाद्यान्न उत्पादन का, जैसे भारत में हो रहा है। क्योंकि विकासशील देशों में कृषि उत्पाद श्रम प्रधान तकनीक से होता है, यहां पर प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध है। अब अगला जो है यहां पर खाद्य आपूर्ति एवं मुद्रास्फीति। अगर हम खाद्य आपूर्ति कर रहे हैं तो मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है, उसको भी, टेंडेंसी को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है उसको भी समझते हैं। वैसे तो अल्प विकसित देश, जितने भी लेस डेवलप्ड कंट्री हैं, महंगाई के अनेक कारण होते हैं। महंगाई देखिए भारत में भी देखिएगा, अभी भी देखिएगा तो महंगाई हमारे देश में भी विद्यमान है, तेजी से दाम बढ़ रहे हैं हर चीज का, और उसके बहुत सारे कारण हैं। खाद्यान्नों की कमी उनमें से एक महत्वपूर्ण तत्व होती है। अगर मान लीजिए किसी देश में खाद्यान्न की उपलब्धता कम है, तो उस देश में इन्फ्लेशन जो है तेजी से बढ़ता है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के और भी बहुत सारे कारण। मुद्रास्फीति का मतलब सीधा से क्या हुआ, हमारे देश की मुद्रा की जो वैल्यू घट रही। मुद्रास्फीति में दो फैक्ट होते हैं, दो पहलू। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन में क्या होता है, बहुत सारे छात्र जो है इसी एक फैक्ट को, मतलब कि प्राइस बढ़ना ही, बहुत सारे छात्र जो मानते हैं कि प्राइस इंक्रीज कर रहा है मुद्रास्फीति है, बिल्कुल नहीं, ये आधा सत्य है। पूरा सत्य यह है कि जो मनी है, जैसे कि हमारे देश की जो मुद्रा है इंडियन रुपीज, इसका वैल्यू घटना भी, इसका वैल्यू घटना और गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ना, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मार्केट में ज्यादा पैसा होना भी मुद्रास्फीति का कारण है, लेकिन उसमें से ये भी कारण है कि किसी देश में, अगर खासकर अल्प विकसित देशों में या विकासशील देशों में, अनाज की कमी होना भी मुद्रास्फीति के कारण बन सकता है। क्लियर है? इन देशों में बढ़ी हुई आय का बड़ा हिस्सा अनाज पर खर्च किया जाता है। अब मान लीजिए इनकम हो रहा है, मुद्रास्फीति अनाज खरीदने में, हमारे देश में देखिएगा कभी कभी स्थितियां बहुत ही खराब हो जाती है, खाद्यान्न की किल्लत हो जाती है, तो पता चलता है कि टमाटर 100 रुपए किलो, तो लहसुन 200 रुपए किलो,
तो दालें जो है कमी हो जाती है, तो खाद्यान्न की कमी की वजह से उनकी दाम तेजी से बढ़ जाता है। और भी कारण, काला बाजारी वगैरह तो अलग जगह है, लेकिन ये भी स्थिति बनती है। और लोग कमाएंगे पैसा तो क्या, दाम बढ़ गया तो पता चला है कि टमाटर खरीदने में ही 100 रुपया खर्चा हो जा रहा है, जो आज 10 रुपया में 1.5 किलो 2 किलो टमाटर मिल रहा है। अधिकतर पैसा क्या करेंगे, क्योंकि खाने वाली चीजें तो खरीदनी ही पड़ेगी, और पता चल रहा है कि अधिकतर चीजें खरीदने में ही, खाद्यान्न सामग्री खरीदने में ही पैसा खर्चा हो जा रहा है। तो उस देश में पूंजी निर्माण और अन्य चीजें कहां से हो पाएगी। क्लियर है? अनाज पर खर्च किया जाता है, अर्थात आय एवं रोजगार बढ़ने पर इन देशों में अनाज की मांग तेजी से बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास इनकम आ रहा है। अनाज की मांग की कीमत लोच कम होने के कारण इसकी कीमत तेजी से बढ़ने लगती है, क्योंकि इसका डिमांड बढ़ रहा है और इसकी जो मांग की लोच जो होती है अनाज की वो कम होती है, इसलिए दाम इसका तेजी से बढ़ना। अनाज की बढ़ती कीमतों के दबाव में मजदूरी की दर बढ़ानी पड़ती है। बिल्कुल, मजदूरी की दर वहां पर देखिएगा तेजी से बढ़ता है, जो औद्योगिक वस्तुओं में लागत प्रेरित मुद्रास्फीति को जन्म देती है। अब अनाज की देखिएगा कीमत बढ़ रहा है, अब जो मजदूर वगैरह के लिए एक जो इनकम जिनका एक जनरेट हो रहा है, एक लमसम कमाई हो रही है उनकी, तो उनको खरीदने में तो उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन खासकर उन सारे लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है जो मजदूर वर्ग में आते हैं और जिनकी जनसंख्या अच्छी खासी है। अब मजदूर वर्ग मान लीजिए टमाटर है या फिर मान लीजिए जो खाद्य सामग्री है जो बहुत महंगे हो चुके हैं, वो खरीदने में भी असक्षम हो जाते हैं। उनकी कमाई मान लीजिए 300 रुपया 400 रुपया पर डे उनकी है लेबर की, तब वो लेबर का रेट बढ़ाने के लिए बोलेंगे। जहां वो काम करेंगी 500 रुपया मिलना चाहिए, जितना पैसा मिल रहा है उतने हमारी कम, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है हम अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं परिवार की। अब लेबर का कॉस्ट बढ़ेगा तो जो कंपनियां में वो काम कर रहे हैं, जहां पर वस्तु का निर्माण हो रहा है, तो उस वस्तु का भी रेट बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपका स्थितियां बिगड़ रही है। जो औद्योगिक वस्तुओं में लागत प्रेरित मुद्रास्फीति को जन्म देती है, क्योंकि अब अनाज की कीमत बढ़ेगी तो मजदूरी की कीमत दर भी बढ़ानी पड़ती है और बढ़ाना पड़ेगा ही। क्लियर है? वस्तुओं में लागत जो प्रेरित जो है उसको जन्म देगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बढ़ती जो खाद्य कीमतों में कमी का एक कारण बनती है। खाद्य आपूर्ति कीमतों में कमी का एक कारण जो है वो बनती है। क्लियर है सारा पॉइंट? तो 3 पॉइंट अभी तक हमने यहां पर डिस्कस किया कि आर्थिक विकास में जो कृषि की भूमिका है, उसमें सबसे पहला हमने जो आपको बताया वह है आपका उत्पाद योगदान, प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन किस तरह से योगदान देती है। दूसरा हमने खाद्य योगदान को हमने यहां पर समझाया, और तीसरा हमने खाद्य आपूर्ति और मुद्रास्फीति को किस तरह से ये प्रभावित करती है। खाद्य आपूर्ति, खाद्य में कमी होना, खाद्य की ज्यादा उपलब्धता होना किस तरह से मुद्रास्फीति को भी प्रभावित करती है, उस चीज को भी हमने यहां पर डिस्कस किया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कच्चा माल का योगदान। कच्चा माल का योगदान भी खासकर जो है द्वितीय क्षेत्र को बहुत ज्यादा हेल्प करता है उसको आगे बढ़ने में। तो आर्थिक क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए भी कच्चा माल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वही चीज यहां पर देख सकते हैं। ज्यादातर अल्प परिस्थितियों में उद्योगीकरण की शुरुआत जो है दौर खाद्य पदार्थों पर आधारित कारखानों पर ज्यादा टिकी थी। हालांकि इस दिशा में ज्यादा विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है, फिर भी विश्व बैंक के आंकड़े जो 17 अल्प विकसित कम आय वाले देशों से संबंध रखते हैं दर्शाते हैं कि 70 के दशक में इन उद्योगों का कुल औद्योगिक क्षेत्र में योगदान 94% से 17% तक था। 17% श्रीलंका का था। क्लियर है? अब उसके बाद कृषि और अन्य उद्योगों में उत्पादन जुड़ा। कृषि जो आधार बन रही है, बहुत सारे अन्य उद्योगों से ये जुड़ा हुआ है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। आर्थिक विकास में उसकी भूमिका है। विकासशील देशों में कृषि और अन्य उद्योगों में उत्पादन जुड़ाव पाया जाता है, अर्थात जहां कृषि में उत्पादित वस्तुएं दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के तौर पर उपयोग की जाती है। जैसे कि आज देखिए, जो भी चीज आप टेबल, फर्नीचर या फिर जो भी चीजें आप देख रहे हैं अपने आसपास, जो भी चीजें बने देख रहे हैं, चाहे वो खाद्य वस्तुएं हो
तो उसका कच्चा माल कहीं ना कहीं से कृषि से ही मिला है, तब जाकर वो प्रोडक्ट बनाए। चाहे हम बात करते हैं खाद्य की, दवाई की, ट्रैक्टर की, मशीनें की, मोबाइल की, लैपटॉप की, बहुत सारे जो कच्चे माल के रूप में जो कृषि से मिला है उसी का उपयोग करते हुए तैयार किया जाता है। क्लियर है? प्रयोग जो खेती किया जाता है, तथा अनाज, कपास, सरसों आदि का प्रयोग कृषि आधारित कारखानों में किया जाता है। कृषि का अन्य उद्योगों के साथ उत्पादन जुड़ाव यह दर्शाता है कि कृषि का विकास अन्य उद्योगों के विकास का आधार है। कृषि का विकास जैसे जैसे होगा, अन्य उद्योगों का विकास भी बेहतर होगा। क्लियर है सभी को? अब जो इसमें नेक्स्ट है आपका बाजार कंट्रीब्यूशन, जो कुजनेट्स ने भी इस चीज को बताया था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। इसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में ही रखते हैं, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे योगदान है, साधन योगदान, पूंजी योगदान, श्रम योगदान और फॉरेन एक्सचेंज। तो क्या करते हैं कि अब जो ये नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। हम लोग जो अभी लास्ट में इसमें डिस्कस कर रहे हैं आपका आर्थिक विकास में जो कृषि की भूमिका है, जिसमें कि हमने इसमें पहला जो है आपका उत्पादन योगदान, ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया। उत्पादन योगदान में खाद्यान्न योगदान, कच्चा माल योगदान, खाद्य आपूर्ति एवं मुद्रास्फीति, कृषि एवं अन्य उद्योगों में जो उत्पादन जुड़ाव है। अभी तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि अन्य उद्योगों में कृषि एक बहुत बड़ी भूमिका के रूप में रहती है। अब अगले क्लास में साधन योगदान से पहले एक और आपका बाजार योगदान, दूसरा जो है आपका बाजार योगदान, तीसरा जो है आपका साधन योगदान जिसमें पूंजी और श्रम, और चौथा जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और बाकी के अन्य टॉपिक अगले क्लास में हम लोग कृषि विपणन और फार्म मैनेजमेंट वगैरह भी स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अन्य टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हमने मुख्य रूप से आज के सेशन में जो हमने डिस्कस किया, जो आपका कृषि अर्थशास्त्र जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या है उन सभी को हमने बताया। कृषि अर्थशास्त्र का मीनिंग, इसका इतिहास, और किस तरह से ये अर्थशास्त्र का एक भाग, महत्वपूर्ण भाग के रूप में, और कृषि में हम लोग कृषि अर्थशास्त्र में किन किन चीजों को शामिल करते हैं, और किसान की जो स्थिति में जो बदलाव होती है उन सभी को हमने डिस्कस किया। विभिन्न डिफिनेशंस कृषि अर्थशास्त्र का विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा। फिर उसके बाद कृषि अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है, 5 प्रकृति के बारे में हमने यहाँ पर बताया था, और इंपोर्टेंट उसके जो फैक्ट हैं कृषि अर्थशास्त्र संबंधित, फार्म मैनेजमेंट से लेकर उसकी विभिन्न शाखाएं और बाजार जो है उसके बारे में हमने बताया। फिर कृषि अर्थशास्त्र में कृषि की जो विभिन्न क्रियाएं हैं, कौन कौन से क्रियाएं, 4 क्रियाओं के बारे में हमने बताया। फिर कृषि अर्थशास्त्र के जो विभिन्न विभाग हैं अलग अलग, जैसे कि आपका उत्पादन, फार्म मैनेजमेंट, भूमि अर्थशास्त्र, कृषि, कृषि विपणन, कृषि समृद्धि विकास और योजना। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र की जो कृषि अर्थशास्त्र की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है। फिर आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका, कुजनेट से 4 जो पॉइंट हमने बताया वो हमने बताया था आपको। और फिर विस्तृत में हमने उत्पादन योगदान को डिस्कस अभी तक हमने कर दिया है। अगले क्लास में हम लोग बाजार योगदान पर चर्चा करेंगे। क्लियर यहां तक? यानी वो कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। चलिए आज का हम लोग सेशन जो है यहीं पर एंड करते हैं। और जो छात्र लास्ट में एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देते हैं, ये एक डेमो क्लास के रूप में जो आपको उपलब्ध कराएगा। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे इसका क्लासेस वगैरह, ऐसे तो बहुत सारे सैकड़ों क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगे इकोनॉमिक्स के। जो छात्र अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए इकोनॉमिक्स का, तो जल्द से ज्वाइन कर लीजिए। अभी मात्र जो डिस्काउंट के बाद 1600 डिस्काउंट के बाद आपको मात्र जो है आपका 3000 रुपया जो है इसमें पड़ रहा है। आप ई कोड अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐप में जाइएगा तो डायरेक्ट आपको वहां पर 3000 रुपया ही, और कुछ अलग चार्जेस है वहां पर। डायरेक्ट आप फोन पे या गूगल पे भी कर सकते हैं।
तो फोन पे और गूगल पे या अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए जो 7004579780 ये नंबर है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। उसके बाद पेमेंट कर दीजिए, आपका क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट जो ये क्लासेस है आपको, क्योंकि अब समय कम है तो 1 से 2 क्लासेस भी आपको डेली बेसिस पर, रिकॉर्डिंग क्लासेस है, नोट्स है, सब चीज उपलब्ध होगा, जिससे कि आप क्लासेस जो है समय पर पूरा हो और आप प्रैक्टिस भी कर सके और उसके बाद एग्जाम में आप शामिल हो, जैसे कि आप 100% रिजल्ट हो। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, फिर ऐप के माध्यम से भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा माध्यमिक आचार्य, झारखंड टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स जिनका है, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड टेट हो गया, बीओ वगैरह के लिए, बेट वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।